बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसल्ला मलिक। नाज़रीन, हालात तसादम की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं और ये तसादम हमें नज़र आता है KPK की सूबाई हुकूमत और वफाक के माबैन। इसी तरीके से जो अदलिया से जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं, जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, उससे भी लगता यह है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के जो रिमार्क्स हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने तलब किया जिन सरकारी अफसरान को और साथ ही साथ लापता अफराद के केसेस को जो है वो लाइव नशर करने का जो हुक्म दिया है, इससे भी अब हुकूमत के लिए एक अहम मरला आन पहुंचा है। क्या हुकूमत ये बराह रास्त टेलीकास्ट करेगी और जो इन अफसरान को तलब किया गया है क्या वो पेश होंगे? इस पर भी लगता ये है कि कुछ तसादम की कैफियत पैदा होने चली है। दूसरी तरफ देखा जाए कि KPK की हुकूमत ने वफाक से पहले ही बजट पेश कर दी और जिस किस्म के अल्फाज KPK के वज़ीर इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लगता यह है कि वफाक और सूबा आमने सामने आन खड़े होंगे। इस पर आज मुख्तलिफ सियासी जमातों ने और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया गया कि वफाक से पहले सूबाई बजट पेश करने से ना सही बजट पेश हो सका और ना ही इस बात का तयन हो सकता है कि वफाक से जो पैसे मिलेंगे सूबे के पास, उसके बाद जो है वो बजट के लिए किस तरीके से जो पैसे हैं वो मुख्तस किए जाएंगे। इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ ही साथ जो इस वक्त कैफियत बनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन, बढ़ती हुई कशीदगी मज़ीद किसी बड़ी कशीदगी की तरफ जा रही है। इस्लामाबाद में उनका जो दफ्तर था उसके बारे में CDA ने कहा कि वो गैर कानूनी तौर पे बनाया गया था, जिस पे एक शदीद रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह कशीदगी किस हद तक बढ़ सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार और हमारे उस्ताद जनाब सलीम बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। रऊफ़ खुलासा साहब हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। रऊफ़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन बेग साहब सीनियर तज़कियाकार भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। सलीम बुखारी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा मैं। लगता यह है कि सूबे और वफाक तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सूबा ख़ास तौर पर अगर हम KPK की बात करें, जिस तरीके से वहाँ अल्फाज का चुनाव किया जा रहा है, जो कुछ अली मीन गंडापुर साहब जिस अंदाज से कह रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आपके सामने उनकी जो गुफ्तगू है वो भी आप मुलाजा फरमाएँ। उसके साथ साथ हमें लगता यह है कि अदालतें और हुकूमत ये भी एक दूसरे के सामने आके खड़ी हो गई हैं। मुल्क किसी तसादम की तरफ बढ़ रहा है। ज़रा देखिएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब वो किस अंदाज से वफाक को ललकार रहे हैं, वफाक को जो है वो अल्टीमेटम दे रहे हैं। फिलहाल तो आवाम से ये अपील है कि लानते भेजें इनके ऊपर, जो इसके जिम्मेदार है। सुबह दोपहर शाम 5 वक्त नमाज पढ़े, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो नमाज पढ़ता है और सजदा करता है तो उसको फिर अल्लाह ताला जो है वो उसको किसी और सामने नहीं झुकने देता। ये लोगों को ये कहूँगा। और दूसरी बात ये कि लानते भेजें इनके ऊपर, और बाकी इंशाल्लाह अपना हक हम लेना जानते हैं। हमने एक टाइम लाइन दी हुई है 15 दिन की। इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। जब 15 दिन गुजरेंगे, वो डेट मेरे पास लिखी हुई है, फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है, और फिर सूबाई खुद मुख्तारी क्या है, और इसके अलावा अपनी खुददारी क्या है, और अपना हक लेना कैसे है, फिर मैं इनको बताऊंगा। बुखारी साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे के, वो कह रहे हैं लानतें भेजें। ये लफ्ज़ खैर TV पे भी नहीं चलना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, सियासतदान इस किस्म के अल्फाज का चुनाव करते हैं और साथ ही साथ कहते हैं बटन मैं दबाऊंगा फिर पता चलेगा। अल्टीमेटम भी दे रहे हैं वफाकी हुकूमत को। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। गुजारिश ये है कि अगर आप इससे पहले थोड़ा सा गाइडलाइन देखें जो बानी PTI की तरफ से दी गई थी इलेक्शन के फ़ौरन बाद, वो ये थी कि ना आपने पार्लियामेंट को चलने देना है, ना आपने सिस्टम को चलने देना है, ना आपने हुकूमत को चलने देना है। हर जगह आपने प्रोटेस्ट करना है। उस स्ट्रेटजी को उस वक्त तो खैर समझा नहीं गया, लेकिन अब उसका मंजरनामा जो हमारे सामने है, उसका एक नतीजा तो ये है कि पूरा मीडिया जो है वो PTI की इन एक्टिविटीज़ को कवर करने के ऊपर लगा हुआ है। आप कोई स्क्रीन उठा के देख लें, हर वक्त कुछ ना कुछ PTI के हवाले से वहाँ चल रहा होता है। तो ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ठीक, लिहाजा चूँकि बानी PTI ने कहा कि किसी चीज़ को मानना नहीं है, तो यही मैसेज लेके डाउन द लाइन तमाम लोग, चाहे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उमर अयूब साहब, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हैं, जो भी जिसको भी उठा के देख लीजिए। अली अमीन गंडापुर की तो आपने गुफ्तगू अभी सुना दी है। वो 2 चीज़ें साबित कर रहे हैं। एक तो ये कि वो जिस ओहदे पर बैठे हुए हैं वो ना उसके अहल थे, ना उनकी केमिस्ट्री इस काबिल है कि उनको एक अहम सूबे की चीफ मिनिस्टरशिप के ऊपर यानी फायज कर दिया जाए। ठीक। दूसरी बात यह है कि जो उनकी गुफ्तगू, लफ्ज़ों का चुनाव और जिस तरह की धमकियाँ वो दे रहे हैं, ये एक फेडरेशन है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मरकज़ है जिसकी 4 इकाइयाँ हैं। बिल्कुल ठीक। कोई भी इकाई उठ के मरकज़ के खिलाफ बगावत नहीं कर सकती, ये असूल की बात है।
और दूसरी बात यह है कि केपीके का जो हाल है इकोनॉमिक के लिहाज से, जो उनकी इक्तिसादी हालत है, उनको तो इस किस्म की नारेबाजी करनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात रह गई ये कि बटन मैं दबाऊंगा, वो बटन तक किसी ने पहुंचने नहीं देना इनको। अच्छा, ये फिर वही अनाड़ीपन है कि उनको यही नहीं पता कि ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो उनकी दस्तरस से बाहर हैं। जिस दिन ये हो गया कि वो बटन दबा के पूरे मुल्क को अंधेरों में डुबो देंगे, तो फिर इस मुमलिकत को खुदा ना खास्ता फिर इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, इसलिए कि फिर बाहर से तो किसी दुश्मन की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मंजरनामा बन रहा है, ये तसादम की सूरत हाल यकीनी तौर पर है, और ये एक पॉलिसी, एक स्ट्रेटजी के मुताबिक है। ये आप बिल्कुल ना समझें कि ये अचानक हो रहा है और कोई इसके पीछे माइंड सेट नहीं है। दूसरी तरफ आप आ जाएं जनाब अदालतों की तरफ, वहां तो एक अजीब व गरीब किस्म का मंजरनामा है। आज एक जज साहब ने कहा हम कानून बनाएंगे। भाई ये आपको किसने इख्तियार दिया है? कौन सी आइन के तहत आप कानून बनाएंगे जनाब? दूसरी बात यह है कि जो हॉस्टिलिटी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट खास तौर से वहां दिखाई दे रही है, वो अच्छा ओमन नहीं है। जिन जजों का काम फैसले करना है, उनका काम सियासत करना नहीं है किसी सूरत भी, ना वो किसी सियासी पार्टी के वकील बन सकते हैं। वो हम पहले सुना करते थे मलिक साहब के जी आजकल दौर वो आ गया है कि वकील छोड़ दो, जज कर लो। अब तो हमने सुना था जजों के फैसले बोलते हैं, यहाँ तो सिर्फ जज बोल रहे हैं, और जज भी वकील के तौर पे बोल रहे हैं। यानी जो भी प्रोसीडिंग, अब मेरे साथ जो दोनों मेरे साथी बैठे हैं वो भी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि इस तरह की गुफ्तगू तो कभी अदालतों में हुई नहीं है। ये तो अदालतों का मंजरनामा लगता ही नहीं है, तो लगता है किसी पार्टी का या सेक्रेटेरिएट है, और या फिर यहाँ पर पता नहीं कौन से मुल्क के ये नुमाइंदे हैं जो इस तरीके से इंसाफ देना चाहते हैं कि ठोंसा जा रहा है इंसाफ। बिल्कुल ठीक। तो ये जिस तरह की हॉस्टिलिटी चल रही है, मुझे कोई भी खैर की तवक्को नहीं है। ठीक है, अब इससे पहले कि हम इससे आगे बढ़े या इससे आगे कुछ कहें, मेरे ख्याल से जजों को चाहिए कि वो जरा थोड़ा सा अपना भी एहतसाब कर लें, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। मोहसिन बेग साहब, महज अल्टीमेटम है अली मीर गंडापुर साहब का, या कोई तसादम की तरफ जाता हुआ आपको हालात दिखाई देते हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बेसिकली तो सलीम बुखारी साहब ने बहुत अच्छा इसका पूरा एनालिसिस किया है। एक्चुअली पाकिस्तान का अलमिया ये है कि उर्दू की इतनी बेतौकीरी हो गई, ऐसे लोग ऐसी बड़ी बड़ी चेयर्स पे बैठ गए जो डिजर्व नहीं करते थे, और ये सिस्टम को जैसे उन्होंने कहा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं काफी दिनों से ये उनके मनसब के मुताबिक नहीं है कि वो ऐसी नॉन सीरियस गुफ्तगू करे। अगर उनका ख्याल है कि वो जो पेशावर की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो लेना चाहते हैं या डैम, बिलीव कीजिए इनको अंदाजा नहीं है कि वहां फिर 3 महीने तो बिजली आती है, फिर 3 महीने के बाद वफाक ही वहां बिजली भेजता है, और जो कि अगर आप उसके स्टैटिक्स देखें तो बहुत से लोग वहां पे बिल पे नहीं करते, जो कि पूरे वफाक को और गरीब लोगों को या जो बेचारे बिल देते हैं उनके ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर बगैर हकायक के आप इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे, और जितना वो उन्होंने अपना बताया है कि जी मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, हालांकि वो जब इनसे वो शहद वाली बोतल पकड़ी गई तो ये कांस्टेबल इनके पीछे था और ये पूरी कश्मीर रोड पे भाग रहे थे। तो दिलेरी इनकी पता है वो कितनी है। मकसद ये है कि आप इंतशार वाली गुफ्तगू, ऐसी गुफ्तगू करके क्या हासिल करना चाहते हैं, वो बेसिकली बुखारी साहब ने कहा है कि जो उनका बानी है वो चाहता है कि ये सिस्टम जो है इस मुल्क का वो ना चल सके, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबकी ख्वाहिश थी इलेक्शन के बाद शायद आ जाए, लेकिन वो नहीं आई और उसमें मजीद खराबी पैदा हो रही है। और दूसरी साइड जो है हमारी जुडिशरी की, उसको ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक अदारा जो है उसकी गलतियां होगी, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा उस हिसाब से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो अभी तक रिस्ट्रेन शो कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे अगर ये हेड ऑन कंक्लूजन हुआ तो नेचुरली वो नुकसान किसका होगा वो आपको पता ही है, लेकिन नुकसान असल में मुल्क का हो जाएगा। और अगर आप एक दफा ट्रैक से उतर गए और इतना हॉस्टाइल जो है एनवायरनमेंट है, हर बंदा, हर घर, हर शख्स फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, किसी को मुलाजमत नहीं मिल रही, किसी का रोजगार नहीं चल रहा, कोई बेचारा बच्चों की तालीम और ये जो बिल्स हैं ये नहीं पे कर पा रहा। तो ऐसी सूरत में अगर कोई खुदा ना खासा कहीं ऐसा माहौल पैदा हो गया तो फिर इसको कोई संभाल नहीं सकेगा।
तो सबको थोड़ा सा ठंडा होकर सोचना चाहिए। ये निज़ाम, आप इस निज़ाम का हिस्सा हैं, आप इसको चलने दें। ये जमहूरियत पे आपने बिलीव भी कर लिया, आप पार्लियामेंट में भी चले गए, अब आप इसको फसाद डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा ठंडा होके सबको इवन जुडिशरी को भी। अब जो साहब जिनकी बात अभी आप कर रहे थे फैसलों की, वो अब देखें उन्होंने आज भी जो फैसले किए हैं वो तो बिल्कुल वो चाहते हैं मैं इस तरीके से शहीद हूं कि शायद, हालांकि उनकी जो सुप्रीम जुडिशल में केस पड़ा हुआ है उसमें सारी चीजें मौजूद हैं। तो आई डोंट नो क्या हुआ है, सब लोग इस तरीके से आ गए हैं जैसे इस मुल्क को हमने खुद ही तबाह करना है, किसी और की जरूरत नहीं है हमें। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। और हालात वाकई मालिक साहब आने वाले दिनों में मुझे हालात अच्छे नहीं लगते, और मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सब्र से चले, वरना सब पछताएंगे। ये नहीं है कि आप और मैं पछताएंगे या बुखारी साहब पछताएंगे, ये मुल्क में सब रहते हैं। खलासा साहब, हालात वाकई उस तरफ जा रहे हैं कि हम सब पछताएंगे, जिसका जिक्र भी मोहसिन बेग साहब कर रहे हैं। दूसरा, हुकूमत कहती है कि जो सूबाई हुकूमत ने जो बजट पेश कर दिया वफाक से पहले, उससे IMF के साथ जो हमारे मामलात हैं वो भी डिस्टर्ब होने के इम्कानात हो सकते हैं, क्योंकि IMF से जो बातचीत होगी उसके बाद बजट और ख़ास तौर पर जो डायरेक्शन है IMF की तरफ से, फिर वफाक जो पैसे देता है उसका सही तयन नहीं हो पाया जब तक वफाकी बजट पेश ना हो। क्या PTI को इस बात का इदराक नहीं है, या PTI समझती है कि ठीक है सिस्टम रिपीटा जाए तो कोई बात नहीं? आपने अपने इंट्रो में बात की थी कि तसादम की तरफ जा रहे हैं, और मोहसिन बेग साहब ने एक बात की कि रेस्ट्रेंट वाली, ये दोनों ये चीज़ें बड़ी अहम हैं जो आपने की हैं या बेग साहब ने की हैं। एक तो यह कि आप कह रहे हैं कि जा रहे हैं, मेरा ख्याल है जा चुके हैं। अच्छा, अभी फर्दर मतलब इससे ज़्यादा क्या होने को, खुदा ना खासा आर्म्ड कन्फ्लिक्ट तो नहीं होनी कि कोई जंग तो नहीं लड़ी जानी, या कोई आप पे जैसे इन्होंने 25 मई को वो लेकर आए थे, लोग लेकर आए थे, अगरचे धमकियाँ वगैरह वो दे रहे हैं वहाँ पे गंडापुर साहब जो हैं। सो मेरा तो ये ख्याल है इससे बड़ा तसादुम क्या हो सकता है। मैं आपको 2-3 मिसालें दूँ। जो गंडापुर साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा था ना कि हम आएंगे इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे और कब्जा करके इमरान खान साहब को अडियाला जेल से छुड़ा लेंगे। जब चीफ मिनिस्टर ये कह रहा हो ना, तो उसको हमारे यहाँ कहा जाता है हवाई फायरिंग। आप हवाई फायरिंग ना समझनी चाहिए उसको, बट से दे मीन इट। मेरा ये ख्याल है जब आपको कोई वज़ीर आला वज़ीर आज़म ये इस तरह की बात कह रहा हो ना, तो उसको सीरियस लेना चाहिए। सो उन्होंने अपनी, वो आ सकते हैं इस्लामाबाद, वो पहले आए नहीं थे सर। ये 25 मई को कौन आया था सर? ये 25 मई को आपको याद होगा खान साहब लेकर आए थे। ये पिछले साल की मैं आपको बात कर रहा हूँ सर, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है 2022 की बात कर रहा हूँ। इससे पहले परवेज़ खटक साहब नहीं लेकर आए थे, वो उस वक्त वो भी आए थे। सो ये पहले भी आते रहे हैं धरने में, 2014 के धरने में भी आए थे, वो सारे के सारे एक्टिव थे। फिर आपको याद होगा जो उसमें इनको चौधरी सार अली खान साहब, मेरा ख्याल उस वक्त ये वज़ीर दाखिला थे, इनको रोका किया था अटक के साइड। उस वक्त आर्म्ड कन्फ्लिक्ट सारी आपको याद होगा, आंसू गैस चली, गोलियां चली, सब कुछ हुआ। फिर खान साहब खुद 25 वाला लेकर आए थे। सो माजी में चीज़ें होती रही हैं, एक चीज़ है। अब दूसरा ये है कि जहाँ पर जो मेरा ख्याल है जो चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं और बड़ी डेंजरसली हो रही हैं। आपने अगर कल आज़म स्वाति साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, जो उन्होंने उमर अयूब साहब और उन्होंने ये रऊफ़ हसन साहब के साथ बैठ कर कही, आज इमरान खान साहब, ये मेरा थोड़ी सी किसी लोगों से बात भी हुई है कोई पंजाब हुकूमत से रिलेटेड, ये जो आज आज़मा बुखारी साहब कह रही थी ना, पंजाब में जो ये आया है वहाँ पर वो उस एजेंडे पर लेकर हैं, मंजूरी दी है, ये काबीना के एजेंडे पे था और ये कल लाया गया, पहले नहीं था ये। जब आज़म स्वाति साहब ने इमरान खान साहब को बड़े खौफनाक तरीके से फंसा दिया है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा है कि मेरी मुलाकात हुई थी इसको लास्ट थर्सडे को इमरान खान साहब से जेल में, और उन्होंने कहा है कि जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हुआ ये ट्रेलर है। ये उनके अल्फाज हैं जो उन्होंने कहे हैं, आप उसमें जाए ना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। वो कहते हैं ये ट्रेलर है और अभी जो असल बगावत होनी है या रेवोल्यूशन आना है वो KPK से आना है। अब आप इसमें 2-4 चीज़ें खान साहब के लिए मसाइल पैदा कर गए हैं आज़म स्वाति साहब, अगर मेरी ये रीडिंग भी है, और यही रीडिंग मेरा ख्याल हुकूमत की भी है, एस्टेब्लिशमेंट की भी है, और पंजाब हुकूमत भी ये जो एजेंडे पर लेकर आए हैं ना कि खान साहब पे हमने और भी केसेस बनाने हैं, वो से समझते हैं कि इसका मतलब यह है कि जो कोई कश्मीर में हुआ है, जो रिवोल्ट हुई है, लड़ाई हुई है, लोग वहाँ पे कुछ ये कैजुअल्टीज हुई हैं, बहुत सारे नुकसानात हुए, इमरान खान, इसका मतलब इमरान खान साहब जेल से बैठे रिमोट कंट्रोल ये चला रहे थे। क्योंकि ये बात कह कौन रहा है? आज़म स्वाति कह रहे हैं, आप, मैं, बेग साहब या बुखारी साहब तो नहीं कह रहे ना, ये आज़म स्वाति साहब टीवी पे कह रहे हैं, पूरी कौम सुन रही है। सो उन्होंने अपने उसमें जोश खिताबत में इमरान खान साहब को फंसा दिया है। कल को ये केस बनते हैं अगर कि खान साहब आपका तो ये पार्टी लेफ्टिनेंट ये कह रहे हैं कि आपने बैठ के कश्मीर में जो कुछ हुआ है आप तो कह रहे ट्रेलर, मतलब आपने करवाया है, आगे आप कह रहे हैं KPK से होगा, ये उनके अल्फाज हम KPK से करेंगे। उसके बाद क्या हुआ सर? 2-4 चीज़ें हुई जो अनलीश हुई हैं।
ऑलरेडी भी ये प्रॉब्लम हो रहे थे। रेस्टोरेंट की जो बात हमारे दोस्त ने की है, बेग साहब ने, रेस्टोरेंट अब नहीं रही मेरा ख्याल है। उन्होंने कल क्या किया, फौरी तौर पर जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने रात को जाके इनका सेक्रेटेरिएट गिरा दिया। अच्छा, वो चेक करना चाह रहे थे कि कितने लोग हैं जी बह रहेंगे। मेरा तो नहीं ख्याल है कोई बंदा बाहर आया हो, कोई एक बंदा भी नहीं आया। फिर ऊपर से पंजाब हुकूमत ने केस की नई उन्होंने कहानी उन्होंने डाल दी है। जो खान साहब को एक होप लगी है, जिसकी वजह से जो मेरा ख्याल है 8 फरवरी के बाद इनको पेस अपनी कम करनी चाहिए थी, जैसे मेरे इंतहाई ऑनरेबल दोस्त भी कह रहे थे, उनको नया एक एतमाद मिला है कि यार मेरे साथ तो अवाम है, मेरे पास वो बिल्कुल हैं, आपके साथ हैं। उसको वाइजली यूज़ करें ना, ज़रा उसको वाइजली यूज़ करें टू रिगेन पावर और स्ट्राइक सम काइंड ऑफ बैलेंस, एक पावर दैट भी। और अपने दरमियान आपने उसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करने की बजाय उसको थ्रेट के तौर पर लेकर गए हैं, बुली करने के, हम इनको थ्रेट करके मनवाएंगे। साथ में आपको जुडिशरी से सपोर्ट मिल गई है। अब जुडिशरी की और एस्टेब्लिशमेंट की एजेंसीज की पहली दफ़ा इतनी बड़ी ओपन लड़ाई हो गई है। अब खान साहब को एहसास हुआ कि यार दिस इज़ अ चांस टू स्ट्राइक, आयरन इज हार्ट। या जुडिशरी लड़ गई है, साथ में उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी लड़ गए हैं, जज साहबान खड़े हो गए, 6 जजेस का लेटर भी आ गया है। और क्यानी साहब ने भी जनाब उन्होंने धुआंधार किस्म के उनको सेक्रेटरीज को बुला लिया, लेफ्टिनेंट जनरल को बुला लिया, उन्होंने कमांडर्स भी बुला रहे हैं। नो, दिस इज अ टाइम टू स्ट्राइक। अब ये बड़ी इंतहाई खौफनाक किस्म की एक जो लड़ाई शुरू हो गई है, अब इसका इंजाम क्या होता है ये मेरा ख्याल आने वाले दिनों में। रेस्टोरेंट वगैरह खत्म हो चुके हैं, जो हमारे मोहसिन बेग साहब कह रहे थे। ब्रेक के बाद ये जो खौफनाक किस्म की सूरत-ए-हाल क्लासा साहब ने सामने रखी कि भाई खान साहब ने ये महसूस किया कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग निकले, रियासती इदारों को उन्होंने चैलेंज किया, पुलिस पर हमले किए, और फिर KPK के अंदर अगर ऐसा माहौल बनता है तो खान साहब ये कार्ड भी खेलना चाहते हैं। इस हवाले से अब क्या रद्द-ए-अमल आएगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुशामदीद सलीम बुखारी साहब, क्लासा साहब ने तो बड़ी यानी हैरान कन और जो है वो डराने वाली एक पूरी सूरत हाल सामने रख दी है। वो कहते हैं खान साहब जो इस विकेट पर जाकर खेलना चाहते हैं वो अपने आखिरी कार्ड्स खेल रहे हैं। और जिस तरीके से आज़म स्वाति साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर पंजाब काबीना में मुकदमे की मंजूरी, खान साहब के ऊपर कोई अब बगावत का नया मुकदमा बनेगा, क्योंकि अगर PTI ऑन करती है आज़ाद कश्मीर के सारे उस फसादात को और KPK के अंदर भी ऐसा माहौल पैदा करती है, तो ये किसके लिए बर्दाश्त होगा? कोई बर्दाश्त करेगा? पहली बात तो यह है कि मैं मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूं जो भी रऊफ क्लासा ने कहा है, एक एक लफ्ज़ उसका ठीक है। मैं उससे थोड़ा सा आगे अगर आप इजाज़त देंगे तो ले जाता हूं आपको। ज़रा पिछले 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं PTI की लीडरशिप की, चाहे वो उमर अयूब साहब हैं, चाहे वो आज़म स्वाति साहब हैं, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हैं, इनकी अगर आप उठा के देखें तो हमें जिस किस्म की धमकियां ये दे रहे हैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब KPK के जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो तो हमें याद दिला रहे हैं कि 1971 के लिए तैयार रहे हैं। यार गज़ब खुदा का, इतनी बेहयाई और बेशर्मी है कि आप बाकायदा धमकियों पर उतर आए हैं कि अगर अब आपने हमारी बात ना मानी तो हम तो वही करेंगे जो 1971 में हुआ है। और 1971 का जिक्र करते हुए उमर अयूब साहब को तो बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो गलत कह रहे हैं कि वो मार्शल जो है वो उसने याहिया खान ने लगाया था। ये उनके दादा अबू हुजूर की कार्रवाई थी। 1958 में जो मार्शल लगा उसकी बुनियाद उससे पहले रख दी थी उन्होंने, जब अगरतला साजिश केस में शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया था, उस दिन अलहदगी की बुनियाद रख दी थी हजरत साहब ने। तो उन्हें किसी शख्स को यह बावर कराना चाहिए कि आपके दादा अब्बा हुजूर के बड़े एहसानात हैं पाकिस्तान पर कि उन्होंने अदा कर दिया था इसको। लेकिन बहरहाल ये डिबेट तो बात के लिए रखिए आप। अब आ जाए जो गुफ्तगू इस वक्त हो रही है। देखिए, मैंने जैसा पहले कहा था कि जब बानी अपनी पार्टी को ये कहे कि आपने किसी चीज़ को चलने नहीं देना है तो बगावत की इब्तिदा तो वहाँ हो जाती है। और अब जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है, अगर आपको मैं दस्ती साहब के क्लिप भेजूँ जो उन्होंने रऊफ हसन के ऊपर अटैक के बारे में इरशादात फरमाए हैं, जिस गलाजत, जिस घटियापन का सबूत उन्होंने दिया है गालियां दे दे के और गलीज ज़बान इस्तेमाल कर करके, ये वो समझते हैं कि दे आर प्लेइंग विद द मीडिया। हर तरफ मैंने जैसे इब्तिदा में कहा कि वो गाली भी दें तब भी मीडिया पे उनको कवरेज मिल रही है, वो किसी चीज़ को ना माने तब भी कवरेज मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक माइंड सेट है जो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। अब देखना ये है, जिस रिस्ट्रेंट की बात की, वो रिस्ट्रेंट कब तक चलेगा? वो रिस्ट्रेंट तो कहते हैं खत्म हो चुका है साहब, इट इज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। देखिए, बात यह है
कि आप एक स्टेट का हिस्सा होते हुए, एक इकाई होते हुए स्टेट पर नहीं चढ़ सकते, आप चढ़ाई नहीं कर सकते। आपने 2 दफ़ा ये कोशिश करके देखी, दोनों दफ़ा जूतियां खा के भागे वहां से, परवेज खटक साहब भी और खुद खान साहब भी। खान साहब अपने लोगों को शेलिंग में, लाठीचार्ज में, हवाई फायरिंग में छोड़ के खुद भाग लिए थे वहां से। ये रिकॉर्ड की बात है, ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो मतलब कहने का ये है कि ये कौन इजाजत देगा उन्हें कि वो आए और आके कैपिटल पर कब्जा कर लें? और फॉर गॉड सेक, डू दे थिंक दे आर द इंडियंस? डू दे थिंक दे आर द इंडियन आर्मी? वो कभी हुआ है? ये तो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता। तो सूरत हाल डेंजरस पॉइंट से, डेंजरस लेवल से बढ़ गई है और बहुत से लोगों ने रेड लाइन क्रॉस कर ली हुई है। ठीक, मोहसिन बेग साहब, ये जो जमहूरियत की हम बात करते हैं, फिर तो हालात ऐसे लगते हैं कि जमहूरियत की बिसात लपेटी जाएगी। इन हालात में कैसे मुमकिन होगा कि जो आज़ाद कश्मीर में हुआ यही रिपीट हो KPK के अंदर? जो खलासा साहब ने बात की, आज़म स्वाति साहब ने जो बयान दिया, उस पर अब इमरान खान साहब खुद फंस जाएंगे। मलिक साहब, बेसिकली क्लासरा साहब ने और बुखारी साहब ने जो गुफ्तगू की है, देखिए वो बड़ी हकायक पे और माजी की जो इनकी तारीख है उसके ऊपर है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि एक शख्स अगर ये सोच ले कि पूरी रियासत और रियासती अदारे उसके आगे सरनगू हो जाएं, ये होगा नहीं। रियासत जो है वो अपनी रिट कायम करती है यूनिफॉर्म जो लोग हैं उनके जरिए, वो पुलिस हो, फौज हो या कोई रेंजर्स हो, जो भी हो। बिल्कुल। अब ये सारा जो अगर आप लड़ाई का बेसिक जो फार्मूला देख लीजिए अदलिया की तरफ से या इस पार्टी की तरफ से, वो सारा अटैक उनके ऊपर है और उनके ऊपर अटैक इस पार्टी की तरफ से है, सोशल मीडिया में है, 5th जनरेशन वॉर है, प्लस जो वैसे दहशतगर्दी है जिसमें और बहुत सी कुव्वतें इन्वॉल्व हैं, वो भी दहशतगर्दी उन्हीं के खिलाफ हो रही है। तो अभी तक तो वो थोड़ा सा तहम्मुल किए बैठे हैं, लेकिन जितनी गुफ्तगू ये लोग कर रहे हैं और जिस किस्म की बयानबाजी है, इनका माजी आपको भी पता है और दोस्तों को भी पता है। इनको पकड़ लो तो इनका रोना धोना बंद नहीं होता और किस तरह धाड़े मार मार के रोते हैं ये। अब सूरत हाल वहां आ गई है, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वहां ना पहुंचे सूरत हाल के, वहां एक ऐसा एक जो है शो डाउन हो जाए दोनों तरफ से और उसमें बड़ा नुकसान होगा। देखिए 9 मई को भी उन्होंने रिस्टेन किया, वरना उस दिन भी 2-4 हजार 5 हजार बंदा मर जाता। अगर आपने बार बार आप ये समझते हैं कि आजाद कश्मीर या 9 मई को आप रिपीट कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल इस दफा वो होगा। और वो लोग, वो अदारा, रियासत जो है वो इस दफा अफोर्ड नहीं करेगी कि आप इस तरीके से कोई दंगा फसाद डाल दें। रह गया KPK, देखिए ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक सॉवरेन कंट्री है। अगर आप गलती से या आपको जैसे भी जितवा के आप इस जमहूरियत के बलबूते पे, हालांकि मैं मलिक साहब मैं आपको बताऊं कि जमहूरियत जो है वो इस मुल्क में किसी और चीज का नाम है। जमहूरियत कहाँ है? पार्टियों में जमहूरियत है, जमहूरी रवैये हैं, हमारे कोई आइन के ऊपर अमल करते हुए कोई जमहूरी अमल चल रहा है? नहीं, इन्होंने अपने अपने तशरीह कर ली हुई है जमहूरियत की, जो इनको सूट करे वो ठीक। लिहाजा मुझे लगता है वो जैसे क्लासरा साहब कह रहे थे हेड ऑन कंक्लूजन, और मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ कि ये खाना जंगी अगर कहीं हो गई फिर कोई बचेगा नहीं। ये कोई समझ ले कि जी मैं बच जाऊंगा और हम मारे जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बारी सबकी आ जाती है, लेकिन ये मुल्क बहुत तहम्मुल से, ये जो जज साहब जो कुछ कर रहे हैं, मैं इनको भी दरखास्त करना चाहता हूँ, संभल जाओ, थोड़ा सब्र कर लें। ऐसा नहीं है कि आप रियासत के इदारे को लंबा कर लेंगे, नहीं, उन्होंने नहीं होना। बिल्कुल ठीक। और अगर वो भी ये समझे कि अदलिया को लमलेट कर देना है, तो मैं समझता हूँ वो भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो सबका माजी दागदार है, ऐसा नहीं उनका माजी दागदार है तो आपका कोई बहुत शानदार है। सबका पता है सबको कि आप कहाँ खड़े हैं, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। थोड़ा सब्र कर ले, इस मुल्क को खुदा के वास्ते चलने दें। रऊफ क्लासा साहब, सेंस क्यों नहीं प्रिवेल करते? हम देखते हैं एक तरफ साबिक सदर आरिफ अलवी साहब कहते हैं जी कि बातचीत करेंगे, हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करेंगे, सियासतदानों के साथ नहीं बैठेंगे, नाक करते रहेंगे, अगर हमें आर्मी चीफ ने टाइम ना दिया फिर भी हम दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ टेलीग्राफ का मजमून लिख दिया जाता है, बयानबाजी आती है, फिर कहा जाता है मेरी अहलिया को कत्ल कराना चाहते हैं।
मसला क्या है पीटीआई का? बातचीत भी करना चाहती है, लड़ना भी चाहती है। मसला ये जो आपको भी पता होगा, सब हमारे दोस्तों को वेल इन्फॉर्म्ड बैठे हैं सारे हमारे दोस्त, वो बुखारी साहब हूँ, बेग साहब हूँ। मसला गारंटर का है कि गारंटी कौन दे। अभी भी अलवी साहब के हवाले से कुछ चीज़ें बाहर आ रही थी कि अलवी साहब जब इमरान खान साहब से जेल में मिले तो एस्टेब्लिशमेंट के साफ ज़ाहिर है, अगर ये मुल्क का साबिक प्रेसिडेंट मिलने जा रहे सुप्रीम कमांडर, तो डेफिनेटली उनके नॉलेज में होगा, उन्होंने भी अप्रूवल दी होगी कि आप जाएं, इसके बगैर तो जेल अथॉरिटी शायद वो ना मिलने देते। और हमने कहीं पे ये भी नहीं सुना कि खान साहब ने इनवाइट किया होगा कि उनको बुलाएं। यूजुअली तो होता है ना 6 के करीब वो नाम दे सकते हैं, तो ये खबर तो मैंने कहीं नहीं पढ़ी कि अलवी साहब को इमरान खान साहब ने बुलाया था। तो ये हमें आई सामने कि अलवी साहब गए थे। तो कहने वाले ये कहते हैं कि वहाँ पर जो बातचीत हुई कोई एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड इशूज़ पे, या उनकी अलवी साहब की जो बातचीत कर रहे थे, जो दरमियान में लोग थे, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मान लेते हैं जी, सारी चीज़ें SOP तय कर लेते हैं थोड़ी सी। कुछ खान साहब कोई 1-2 फुट पीछे जाएंगे, कोई 2-3 फुट हम पीछे जाते हैं, कोई दरमियानी रास्ता निकाल देते हैं। तो उन्होंने कहा ये बताएं, इसकी SOPs की, इस मुआहदे की ये गारंटी कौन देगा? अलवी साहब आप देते हैं? अलवी साहब चुप। अब ये बताएं, अलवी साहब जो है वो इमरान खान साहब की गारंटी दे सकते हैं? इस मुल्क में जो क्राइसिस जो लंबा हो रहा है ना ये इस वक्त, उसके 2 रीज़न है। जी सर, उसका गारंटर कोई नहीं है, 2 नहीं है, मतलब 2 किस्म के गारंटर चाहिए होते हैं आपको। एक नेशनली तौर पर आपको कोई ऐसा गारंटर हो या इंटरनेशनली तौर पर हो। अब नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहब का कुछ एज था, आपको अगर देखें, उनके इंटरनेशनल लेवल पे बड़े उनके तल्लुकात बहुत ज़्यादा थे और बहुत सारे वो रेस्क्यू भी कर लेते थे। खान साहब तो दुनिया पूरी से लड़े हुए थे, वो तो कहते थे कोई बचते नहीं, क्या जना मेरी लड़ाई नहीं, अमेरिका से लड़े, वो चाइना से, उसके बाद आपके सऊदी से, कतर, UAE, उसका नेटो, आपका उसका ब्रिटेन, मतलब दुनिया के 160 मुल्कों से लड़े हुए थे और इसी बात फ़ख्र भी करते थे। अब उनके लिए कोई बंदा आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है कि खान साहब जेल में हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट को कहने को तैयार नहीं। हालांकि इन्होंने कोशिशें तो बड़ी की, अमेरिकन के पास लॉबिंग भी हुई चीज़। अच्छा, उनके जो हामी हैं वो खान साहब इस चीज़ को एक बड़ी विक्ट्री बना के पेश करते हैं कि देख हमारा लीडर जो है ना दुनिया से टकरा गया, वो पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट फौज से टकरा गया, पूरी दुनिया से लड़ लिया है, ना वो बिकता है, ना झुकता है, ना बाहर जाने को तैयार है। ये वो माइंड सेट है जिसकी वजह से खान साहब जो हैं इस वक्त, वो मेरा ख्याल है उनके मसाइल जो है ना थोड़े से लंबे हुए हैं। अब आप कहें जी कि एक खान साहब उस पर डटे हुए हैं, एक असूल पे मान लिया जी खान साहब बिल्कुल असूल पे डटे हुए हैं, फिर असूल वाला आदमी तो आर्मी चीफ से बात नहीं करता ना, डेमोक्रेटिक फोर्सेस से बात, वो तो फिर पार्लियामेंट में बात करें ना। वो तो मतलब मैं आज एक और बात कहने को तैयार हूँ खान साहब का, अगर ये कही तो पहले भी कही है, खान साहब आज कह देना कि मैं आज के बाद फौज से, एजेंसियों से, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं पॉलिटिशियन से बात करूँगा, हम आपस में तय कर लेंगे। आज ही खान साहब की बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ जाएगी। जब उनके जहन में बैठ गया कि पाकिस्तान, क्योंकि उसकी वजह है कि ये जनरल हमीद गुल से लेके जनरल शुजा पाशा साहब, जनरल जहीर साहब, जनरल फैज साहब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उनके जहन में बैठ गया कि जब तक आर्मी का कोई बंदा आपके कंधे पे नहीं बैठा हुआ ना, तो ना बेनज़ीर भुट्टो आ सकती थी, ना जरदारी साहब आ सकते, ना नवाज शरीफ साहब आ सकते, ना ये। अब उनके जहन में चीज़ बैठ गई है, जो उसको डीप ब्रीफ करे ना कोई, उनको थोड़ा, वो कहते हैं ना ब्रीफिंग होती है, डीप ब्रीफिंग। अब खान साहब की इस माइंड सेट को डीप ब्रीफ करने की जरूरत है कि सर जी, और वो कोई बंदा नजर नहीं आता कि आपको ऐसा DGISI भी नहीं बच गया, कोई ऐसा आर्मी चीफ भी नहीं बच गया जो आपके साथ बैठने को तैयार हो, क्योंकि इतना सारा आपके दरमियान बैड ब्लड हो चुका है कि उसका कोई रास्ता नहीं है। सो खान साहब ने भी दबाव बढ़ाया हुआ है सर, क्योंकि वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि जितना दबाव बढ़ाएंगे, जितना अटैक करेंगे, और आप उनकी पार्टी के लोगों को देखें, उन्होंने 8 फरवरी के बाद मजीद बढ़ाया है, तो उसकी तरफ से उधर से भी आना शुरू हो गया। अब आर्मी पीछे कैसे जाए? 6 लाख की आर्मी है, उनका कमांडर पीछे कैसे जाए? अब वो जाते तो आर्मी में उनके लिए मसाइल होते हैं। अच्छा, खान साहब पीछे जाते हैं तो उनका जो ये फॉलोअर है वो कहेगा खान साहब तुझे बिक गए हो, तुझे झुक गए हो। अब दोनों जो हैं अपनी अपनी उसमें खड़े हुए हैं, प्रेस्टीज में, ईगो में। एक बड़ी खूबसूरत फिल्म है, लास्ट में बता दूं, उसका नाम है द प्रेस्टीज, वो किसी जरूर देखेगा। 2 मजिशियन हैं, उनकी ईगो की लड़ाई है, 2 मजिशियन हैं, उनकी ईगो की लड़ाई। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी। सो यहाँ पे भी वही साहब हो चुका है। आपको मैं लास्ट में बता दूं ना कि बेनज़ीर भुट्टो और जब इन जनाब मुशर्रफ की डील हो रही थी तो अमेरिकन गारंटर थे, उसमें आपको याद है कंडोलीज़ा राइस ने पूरा उस पर चैप्टर लिखे अपनी ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने गारंटी दी थी कि नवाज शरीफ साहब की दफा जो सऊदीज गारंटर थे। अब इनका इमरान खान साहब की गारंटी कौन है? अब दैट्स द होल इशू जो मुझे समझ आता है। यहाँ पूरा एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद बुखारी साहब। खान साहब के हवाले से PTI अब कहती नज़र आ रही है कि जी हमारी देसी मुर्गी भी और जो सहूलियात जेल के अंदर है वो ख़त्म होने वाली हैं या ख़त्म कर दी गई हैं। खान साहब ये मुश्किल बर्दाश्त कर पाएंगे जो जेल की सहूलियात हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि जेल तो अभी उन्होंने काटी नहीं है, उन्होंने तो जेल चखी नहीं है अभी तक तो वो सरीना होटल में है। अच्छा, जहाँ देसी बकरे देसी घी में पक के और देसी मुर्गियाँ उनको मिल रही हों, आप समझते हैं इसको सजा कहते हैं?
जहाँ साइकिल चलाने के लिए एक्सरसाइजेज हों, देखने के लिए टीवी और मुलाकातें इतनी हो जैसे लगता है रोज बारात आई भी होती है अटाला जेल में। जेल तो उनको जिस दिन 10 दिन काटनी पड़ गई ठीक हो जाएंगे वो। तो जेल वेल तो उन्होंने काटी नहीं है, ना उनको अभी ख्याल है उनका कि वो काटेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं बड़े वसूख के साथ, जी, स्टेट इज स्टेट, रियासत रियासत है, चाहे बनाना रिपब्लिक है तो चाहे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, रियासत के साथ लड़ा नहीं जा सकता। ये बात खान साहब को 4 साल वजीर आजम रह के भी समझ नहीं आई, 20 साल 26 साल जो वो कहते हैं मैंने सियासत की है उसमें भी समझ नहीं आई है। और मैं इस पर उनका गिला नहीं करता हूँ। 4 साल के बाद उन्होंने हमें ये आके नहीं बताया था कि हुकूमत तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद चलाते थे, मुझे तो पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। ये उनका बयान नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए उनको जितनी जल्दी ये रियलाइज हो जाए कि स्टेट से टकराव की बजाय बिल्कुल ठीक सियासतदानों और पार्लियामेंट की तरफ उन्हें देखना पड़ेगा, इसके अलावा उनका कोई इलाज नहीं है। मोहसिन बेग साहब, इमरान खान साहब की सहूलियात जाने से कोई लचक पैदा होगी इमरान खान साहब के रवैये में, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब मुश्किल हालात होंगे जेल के। देखें, मैं भी 16 दिन रह के आया हूँ मलिक साहब। जेल जितनी आरामदेह ये गुजार रहे हैं, शायद मुझे रिपोर्ट मिलती रहती है, मैं काफ़ी काम करता हूँ वहाँ जेल में। और मुझे कभी ये अंदाज़ा नहीं था, मैं 20-25 साल से इस जेल का काम कर रहा हूँ, कि मैंने भी एक रात रहना है। अब मुझे नेक्स्ट डे पता ये चला कि आप क्या सोने का, खाने का, आप क्या खाते हैं, पूरा एक परफार्मा प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजा जाएगा। तो मैंने कहा भाई लिख दें जो मैं खा रहा हूँ और जहां मैं सोता हूँ और जो मैं नाश्ता करता हूँ। तो लिखा जाता था, वो एक पूरी शीट थी। इनका तो कोई चेक नहीं कर रहा। इनको जितनी सहूलत दी गई है मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं इनकी वजह से जेल विजिट पे नहीं गया, अदरवाइज मैं रेगुलर जाता हूँ, स्कूल चलाता हूँ, बाकी काम करता हूँ। तो अभी वाकई जैसे बुखारी साहब ने फरमाया कि इन्होंने जेल नहीं काटी, इनको पता चल जाए कि जेल कैसी होती है, ये अंदाजा नहीं कर सकते उस चीज का। दूसरी बात, ये जो कहते हैं ना, अभी आपने सवाल किया था कलासरा साहब से, मुज़ाकरात जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट से, नहीं, एक बात बड़ी क्लियर है, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं होते, वहां मिन्नत होती है, पांव पकड़े जाते हैं, ठोडी को हाथ लगाया जाता है। वो उन्होंने थोड़ी आपके साथ इलेक्शन लड़ना है, वो तो उनका एक टाइम टेन्योर है, वो चले जाएंगे जैसे पहले चले गए, उसी में कोई नया आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ये जनरल साहब रहे तो फिर नया नहीं आएगा। तो ये जो मुज़ाकरात है ना, ये आया भी उन्हीं की वजह से था, उन्हीं की बलबूते पे आया। ये खुद ये जमहूरी ज़हन का इंसान नहीं है, इसको जमहूरियत से कोई, ये तो मतलब जो बंदा इनकलाब और फसाद पे सोचता हो उसका जमहूरी ज़हन हो सकता है, जिसने अपनी पार्टी आज तक बनने ही नहीं दी। ये जो पार्लियामेंट में अभी आप लोगों के नाम गिनवा रहे हैं, ये इनका तरीके इंसाफ से क्या तल्लक था? ये तो घुस बैठी हैं, मौका मिला, बाकी आधी पार्टी मफलर डाल के आधा घंटा नहीं उन्होंने गुजारा। जो बड़े पीटीआई के नजरियाती लोग थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पतली गली से निकल गए। तो अभी ये भी जो लोग हैं, मैं आपको बता दूं, और इंशाअल्लाह ताला सच होगा, आने वाले दिनों में इनका भी हाल आप देख लेंगे, जो पार्लियामेंट में अभी पहुंचे और बड़ी बड़के मार रहे हैं। कलासा साहब, ये सहूलियात कम होने से खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी? गर्मी आगे अगर एसी उतर गया तो फिर क्या होगा? बात बताऊं मैं आपको, मेरी एक अपनी रीडिंग है, मेरी राय है थोड़ी सी। कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो ना सर, उसको वज़ीर आज़म हाउस से हटा दिया जाए, उससे बड़ी असियत कोई नहीं होती है, जहन में उससे बड़ी जेल कोई नहीं, मेरा ये ख्याल है। अब कोई, और ये राना सनाउल्लाह साहब ने बात की थी, बड़ी खूबसूरत बात की थी, मुझे उनको पसंद आई थी। अब खाना दें ना दें, उनको अच्छी सहूलतें देना, मैं नहीं समझता ये बहुत बड़ी अजियत होगी। बंदा खाना खा ही लेता है। सबसे बड़ी अजियत यह है कि वंस यू आर द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री, मैं सबकी बात करूँ, नवाज शरीफ साहब आज तक बात कहते हैं, बेनज़ीर कहती थी, ये कहते, सारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, इससे बड़ी अजियत नहीं होती कि आप हट्टो बच्चों हैं, हेलीकॉप्टर हैं, गाड़ियाँ हैं, आपका एक टैका है, यू आर द किंग ऑफ कंट्री, मैं बादशाह की बात कर रहा हूँ, उसको हटा दें वहाँ से। अब उनको मतलब शाह ईरान की आजकल मैं बुक पढ़ रहा हूँ, उनकी फरहत साहिबा की, उनके मेमोर्स पढ़ रहा हूँ मैं यार। वो उसमें 18 महीने जिंदा नहीं रह सके थे ईरान छोड़कर, हालांकि वो उसमें कैरो में रह रहे थे। कैरो में तो सब कुछ था ना, महल भी था, चीज़ें भी थी, लेकिन जो आप पे वो फीलिंग आती है कि वंस आई वाज द किंग, मैं बादशाह था, मैं वजीर आजम था और मेरे हुक्म पे चीज़ें चलती थी, सब कुछ होता था, अचानक ऑल ऑफ सडन आपसे सारी चीज़ें ये बंद करो। ये जो ज़हनी अजियत होती है ना सर, ये तमाम सहूलतों में भारी पड़ती है। मैं फिर भी कहता हूँ, मतलब आपको याद, कोरोना के दिनों में हमें 15 दिन के लिए वो अंदर हो गए थे सारे हम,
यार लगता था कि दुनिया खत्म हो गया, हालांकि फैमिली थी, खाना था, घर था, सब कुछ था जब कोरोना में वो लगा था, क्वारंटाइन हुआ था। सो आज मुझे कह दिया जाना कि इस्लामाबाद से आपने बाहर नहीं जाना, मैं सर 10 दिन बाद बीमार हो जाऊंगा, मैं सीरियस कह रहा हूँ, मैं ना जाऊँ। इट्स ऑल अबाउट स्टेट ऑफ माइंड। तो खान साहब को जो अजियत है वो इससे भी बड़ी अजियत नहीं हो सकती कि आप उनसे सहूलतें ले लें। मेरा तो नहीं ख्याल है सहूलतें लेने चाहिए। थैंक यू वेरी मच बुखारी साहब, मोहसिन बेग साहब हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू। नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।